दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल के एक और ताजा और धमाकेदार वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे तेरे इश्क में फिल्म को, जो 2025 में नई रिलीज हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दें, ताकि फिल्मों के लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो चल पड़ते हैं वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एयर फोर्स पायलट शंकर से, जो अपने तेजस जेट के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर उड़ान भर रहा होता है। अचानक उसे बॉर्डर के पास एक विमान दिखाई देता है। वो प्लेन चाइना का होता है और लगता है कि जैसे वे लोग कुछ बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहे हों। यह देखते ही शंकर बिना किसी देरी किए आगे बढ़ जाता है और बिना किसी परमिशन के सीधा उनकी तरफ पहुंच जाता है। लेकिन जो काम वो कर रहा था वो पूरी तरह से प्रोटोकॉल के बाहर था। फिर भी शंकर अपने मिशन में सफल रहता है, क्योंकि जैसे ही दुश्मनों ने शंकर को देखा वो डर गए और वहीं से वापस लौट गए। शंकर ने जो किया उसके लिए बहुत साहस चाहिए। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, और यह पहली बार नहीं था जब शंकर ने नियम तोड़े हों। असल में जब शंकर गुस्से में आता है तो वह कुछ भी कर गुजरता है। यह चीज सीनियर ऑफिसर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसलिए वो शंकर से कहते हैं कि जो काम तुमने किया है हो सकता है तुम्हारी नजर में सही हो, लेकिन हमारी नजर में बिल्कुल भी गलत है। उन्हें कहते हैं कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना होगा, नहीं तो तुम्हें एयर फोर्स से बाहर कर दिया जाएगा। और फिलहाल तुम्हारी सजा यह है कि तुम किसी भी वार ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लोगे और आज के बाद एयर जेट के पास दिखाई भी मत देना। हालात भले ही खतरनाक हो, लेकिन इन हालातों में भी वो लोग शंकर पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए फैसला होता है कि उसके लिए काउंसलिंग कार्रवाई की जाएगी, और जब तक डिसिप्लिन कमेटी के पेपर पर साइन नहीं हो जाते शंकर एयर जेट से पूरी तरह दूर रखा जाएगा। दूसरी तरफ कहानी हमें एक लड़की के पास ले जाती है जिसका नाम होता है मुक्ति। वह प्रेग्नेंट होती है, फिर भी वह अक्सर शराब और सिगरेट जैसी चीजें लेती रहती है। उसकी हालत देख साफ समझ आता है कि वह अंदर से बहुत ही टूटी हुई है और इस गहरी टेंशन में जा रही है। लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही है यह अभी साफ नहीं होता। धीरे धीरे पता चलता है कि मुक्ति सिर्फ एक आम लड़की नहीं बल्कि काउंसलिंग कमेटी की हेड भी है। और बिल्कुल इसी समय उसके पास शंकर का केस आता है। कमेटी की मुखिया होने की वजह से मुक्ति फैसला करती है कि यह केस वही संभालेगी। जब शंकर की फाइल मुक्ति के हाथ में आती है तो अचानक से हाथ से फाइल गिर जाती है, जैसे किसी बड़े सदमे ने उसे हिला दिया हो। दरअसल वह शंकर को पहले से जानती थी और बहुत करीब से जानती थी। आखिरकार मुक्ति लेह पहुंचती है और वहां जाकर शंकर से मिलती है। शंकर जैसे ही मुक्ति को देखता है वह बिल्कुल सन्न रह जाता है। दोनों के बीच एक ऐसा साइलेंट मोमेंट बन जाता है जहां कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों सिर्फ नजरों के सहारे ढेर सारी बातें कर लिए हों। साफ पता चलता है कि उनके बीच कोई न कोई गहरा रिश्ता रहा होगा। यहाँ से कहानी हमें पास्ट में ले जाती है, जहाँ हम मुक्ति को कॉलेज में देखते हैं। वह ह्यूमन बिहेवियर में आने वाले एग्रेशन पर कंट्रोल कैसे किया जाए इस पर अपनी थीसिस लिख रही होती हैं। वो अपनी थीसिस के बारे में प्रिंसिपल को बताती हैं और इस मुद्दे पर एक दमदार स्पीच भी देती हैं। अगर प्रिंसिपल उनके पेपर पर साइन कर दे तो उनकी थीसिस पूरी मानी जाएगी। सबको उनकी बातें पसंद आती है। सबको लगता है कि इंसानों के गुस्से को सच में कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन तभी माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कॉलेज में अचानक शंकर की एंट्री होती है और वहाँ वह एक लड़के को बुरी तरह दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा होता है। वो उसी असेंबली हॉल में आ पहुँचता है जहाँ मुक्ति स्पीच दे रही थी। एक तरफ मंच पर एग्रेशन पर कंट्रोल की बात हो रही थी और दूसरी तरफ सामने हिंसा भरा झगड़ा चल रहा था। मुक्ति तुरंत आगे बढ़ती है और शंकर को रोकने की कोशिश करती है। वो अपना हाथ उठाती है, लेकिन शंकर उसका हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, इतनी खूबसूरत लड़की का हाथ उठा है तो किसी न किसी चेहरे पर तो पड़ना ही चाहिए। फिर उसी थप्पड़ को अपने चेहरे पर खुद झेल लेता है और वहाँ से हट जाता है। दरअसल वो भाग नहीं रहा था, पुलिस आ चुकी थी और उसे वहीं से गिरफ्तार करके ले जाते हैं। मुक्ति यह सब देख कर हकी बक्की रह जाती है, क्योंकि असेंबली में जो हुआ वो उसके थीसिस के बिल्कुल उलट था। प्रिंसिपल भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने मुक्ति से कहा कि तुम्हारी थीसिस तो बहुत ही अच्छी है, कि थ्योरी कमाल है, लेकिन अब उन्हें प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए। वह कहते हैं, अगर तुमने इस लड़के को सुधार दिया तो मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। उन्हें पता था कि शंकर जैसे लोग शायद नहीं बदलेंगे, लेकिन मुक्ति को यह सच अभी समझ में नहीं आया था और कहानी आगे बढ़ती है। शंकर को उसके दोस्त वेद के साथ जेल भेज दिया जाता है। यह बात किसी के लिए बड़ी हो सकती है, मगर शंकर के लिए नहीं, क्योंकि उसके लिए जेल आना जाना जैसे एक आम बात बन चुका था। हर बार उसके पिता शेखर किसी तरह उसे छुड़वा लेते थे, लेकिन इस बार उन्होंने साफ कह दिया कि वह उसे बाहर नहीं निकालेंगे। वो
चाहते थे कि शंकर कुछ दिन जेल में रहे ताकि शायद उसे अपनी हरकतों का एहसास हो सके। शेखर कोर्ट के बाहर नोटरी का काम करते थे और अपनी औकात जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बार बेटा खुद अपने किए कीमत समझे। थोड़े समय बाद मुक्ति थाने पहुंचती है और वह पुलिस से बात करती है और वेद के साथ शंकर को भी बाहर निकलवा देती है। शंकर तुरंत समझ जाता है कि मुक्ति यह सब यूं ही नहीं कर रही, उससे कुछ चाहिए। बाहर आने के बाद मुक्ति शंकर से अकेले में बात करती है। वह कहती है तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना होगा और अगर तुम सुधर गए तो मेरी थीसिस पूरी हो जाएगी और मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। शंकर हल्की मुस्कान से पूछता है तो क्या हम शादी के बाद भी ऐसे ही रहेंगे? मुक्ति चौंक जाती है, उसे समझ नहीं आता कि शंकर असल में कहना क्या चाह रहा है। तब शंकर साफ साफ बोल देता है ना तो तुम मेरी पत्नी हो ना मेरी गर्लफ्रेंड, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? यह कहकर वह मुक्ति को घर लौट जाने के लिए कह देता है। अगले ही दिन एक नया तमाशा शुरू हो जाता है। आज वैलेंटाइन डे है। शंकर पूरे कॉलेज में कपल्स के ऊपर पटाखे व रॉकेट छोड़ रहा होता है। मुक्ति यह सब देख लेती है और उसे रोकने के पूरा जोर लगाती है, क्योंकि उसने अगर शंकर को संभाल लिया तो उसकी थीसिस पूरी मान ली जाएगी। वह शंकर के पास जाती है और पूछती है आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? शंकर कहता है हम 6 दोस्त हैं, आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन हमारे पास एक भी लड़की नहीं जो हमारे कंधे पर सिर रख कर कहे क्यों कर रहे हो ये सब? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। मुक्ति कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है मुझे अपना काम पूरा करना है और मैं अगर ऐसा काम करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। वह शंकर के कंधे पर सिर रख कर कहती है यह सब क्यों कर रहे हो? मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। शंकर हंसकर कहता है कि एक अच्छे भले इंसान की जिंदगी क्यों बात कर रही हो? अगर मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली जला दूंगा। मुक्ति जवाब देती है मैं तो ये सिर्फ थीसिस के लिए कर रही हूँ, अगर तुम्हें प्यार करना है तो कर लो, लेकिन मेरी तरफ से प्यार का 1% चांस नहीं है। इतना ही नहीं, गुस्से में वो शंकर को गंदी नाली का कीड़ा भी कह देती है। शंकर हंसते हुए कहता है चलो रिस्क लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल इसी नाली में लग जाए। यहीं से दोनों साथ वक्त बिताने लगते हैं। मुक्ति अपना काम करती रहती है और साथ ही कोशिश करती है कि शंकर को सुधार दे ताकि वह हिंसा छोड़कर एक नॉर्मल इंसान बन सके और उसकी थीसिस पूरी हो सके। लेकिन शंकर को बदलना इतना भी आसान नहीं था। फिर भी एक दूसरे के साथ इतना वक्त बिता लेते हैं कि 2 महीने कब बीत जाते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता चलता। समय बीतता जाता है, लेकिन मुक्ति और शंकर के बीच चीजें वहीं की वहीं अटक जाती हैं। शंकर को लगता है कि अब सब कुछ बोरिंग हो रहा है। वह मुक्ति से कहता है मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, मुझे लाइफ में थोड़ा फन चाहिए। मुक्ति शांत होकर जवाब देती है अगर तुम हिंसा और गुस्से से दूर रहोगे तो मैं तुम्हें हर तरह का फन दे दूंगी, बस कंट्रोल में रहो। फिर कॉलेज में एक दिन झगड़ा हो रहा होता है। सबके सामने शंकर उस लड़के से लड़ने के बजाय उसके हाथों से थप्पड़ खा लेता है। यह सब प्रिंसिपल अपनी आंखों से देखते हैं और उन्हें लगता है कि शायद सच में शंकर सुधरने लगा है, लेकिन असल में बात तो कुछ और ही थी। शंकर यह सब सिर्फ मजे के लिए कर रहा था। अब क्योंकि मुक्ति ने वादा किया था, वह दोनों एक कमरे में जाते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, मुक्ति अपने कपड़े उतारने लगती है और शंकर से कहती है अब करो फन। लेकिन जैसे ही माहौल आगे बढ़ता है, शंकर के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। उसे घबराहट होती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह मुक्ति के पास जाकर धीरे से कहता है तुमने अपने काम के लिए अपने कपड़े उतार दिए, लेकिन मैं प्यार में कैसे कपड़े उतार दूं? यह कहकर वह तुरंत वहाँ से निकल जाता है। मुक्ति इस बात से हैरान भी होती है और कहीं नहीं भी। मुक्ति के दिल में शंकर के लिए सम्मान भी बढ़ने लगता है। कुछ दिनों बाद दोनों फिर मिलते हैं। इस बार शंकर पहली बार अपने दिल का दर्द खोलता है। वह कहता है कि उसकी माँ का नाम कावेरी था। जब वह सिर्फ 10 साल का था, तब स्कूल से लौटते वक्त उसने देखा कि एक बच्चा आग में फंसा हुआ है। उसकी माँ ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान वह खुद जलकर मर गई। शंकर कहता है कि मेरे पिता और मैं दोनों उन्हें बचा नहीं पाए। तब से मेरे अंदर हर वक्त आग जलती रहती है। यही वजह है कि मेरे अंदर से हिंसा और गुस्सा बराबर बाहर निकलते हैं, लेकिन जब तुम मुझे छूती हो तो मैं शांत हो जाता हूँ। जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। और यही शंकर पहली बार साफ साफ कह देता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। इतने में पीछे से एक आवाज आती है, अभीर। जैसे ही मुक्ति उस आवाज को पहचानती है, वह शंकर का हाथ छोड़कर सीधे उस लड़के की तरफ दौड़ पड़ती है और उसे गले लगा लेती है। शंकर दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि मुक्ति और अभीर शायद एक दूसरे को पसंद करते हैं और यही बात उसके दिल में चोट कर जाती है। अभीर को
देखकर शंकर के दिल में जैसे कुछ टूट जाता है। वह वहीं से चुपचाप लौट जाता है। रात होते होते उसका दिमाग पूरी तरह उलझ जाता है और वह बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है। उसे लगता था कि मुक्ति और वो बहुत ही करीब आ गए हैं, लेकिन अचानक सब कुछ हाथ से निकल गया। उसी समय उसके दोस्त वेद ने उसे समझाने की कोशिश की। वह कहता है कि मुक्ति और अभीर बचपन से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। उनके परिवारों के बीच पुराना रिश्ता है और दोनों के माता पिता चाहते हैं कि आगे चलकर उनकी शादी हो जाए। यह सब सुनकर शंकर के अंदर गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उसके दिमाग में बस यही घूमने लगता है कि जिस लड़की के लिए वो बदलने की कोशिश कर रहा था, अब वो शायद किसी और की होने वाली है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि मुक्ति और अभीर एक बार में बैठे हैं। शंकर बिना सोचे समझे उसी बार की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ अंदर मुक्ति और अभीर शांति से बात कर रहे होते हैं। मुक्ति कह रही होती है कि मैं अपनी थीसिस पूरी कर ली है। मैंने एक शंकर नाम के लड़के की मदद ली। मैंने उसे पूरी तरह बदल दिया और आगे भी वह बदलेगा। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तूफान आने ही वाला है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और शंकर बार के अंदर दाखिल होता है। उसके हाथ में पेट्रोल की बोतल होती है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के पहले अभीर पर पेट्रोल डाल देता है और फिर अपने ऊपर भी। मुक्ति सन्न रह जाती है, उसकी आवाज तक नहीं निकलती। शंकर शांत सी आवाज में बोलता है कि मैं हाल फिलहाल में अच्छा बन गया था, तुम पहले से ही अच्छे हो और मेरा कोई मन नहीं कि मैं अच्छा बना रहूं, इसलिए बेहतर यही है कि तुम ही अच्छे रहो। उसका अंदाज इतना खतरनाक था कि मुक्ति और अभीर दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। काफी देर तक वह दोनों को बस डराता रहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। मुक्ति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी वह अगले ही पल शंकर के घर पहुँच जाती है। घर पर शंकर के पिता और वेद बैठे हुए थे। मुक्ति बोल तो पाना चाहती थी, लेकिन गला भर सा आता है, आंखों में पानी था, होठ कांप रहे थे और फिर बड़ी मुश्किल से वह सिर्फ इतना कह पाती है कि कल मेरे पिताजी से मिलने आ जाइए। यह सुनते ही शंकर के दिमाग में एक उम्मीद जग जाती है। उसे लगता है कि अब रास्ता साफ हो गया। घर में माहौल अचानक खुशी वाला हो जाता है। वेद नाचने लगता है। शंकर के पिता नई नई चीजें खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें पता नहीं था कि यह उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगले दिन शंकर अपने पिता के साथ मुक्ति के घर पहुंचता है। जैसे ही वह अंदर आता है, उसका सामना मुक्ति के पिता से होता है, जो एक बड़े अफसर होते हैं, IAS जॉइंट सेक्रेटरी। बैठते ही बातों का लहजा बदल जाता है। मुक्ति के पिता सीधा सीधा सवाल करते हैं कि तुम कितना कमाते हो, तुम्हारी नौकरी क्या है और तुम्हारे पिता क्या करते हैं। हमें सब पता है। उनका अंदाज बहुत ही सख्त था। वह आगे कहते हैं, शादी बराबरी वालों में होती है। मुक्ति जहाँ तक पहुँची है वहाँ तक मैं UPSC क्लियर करके आया हूँ। अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें भी वही मंजिल हासिल करनी होगी। फिर वे थोड़ा रुकते हैं और बात को मुश्किल बनाते हैं और कहते हैं कि UPSC में प्री मेंस और इंटरव्यू सब क्लियर करने पड़ते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक आसान शर्त रखता हूँ। तुम्हें सिर्फ प्री पास करना है। अगर तुम प्रीलिम्स पास कर गए तो मैं तुम्हारी शादी मुक्ति से करा दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। शंकर कुछ देर चुप रहता है, फिर मुक्ति की तरफ देखकर कहता है कि UPSC का फॉर्म कहाँ मिलता है मुझे नहीं पता, बुक्स कहाँ मिलती हैं मुझे नहीं पता, आसान है या मुश्किल इसका भी मुझे अंदाजा नहीं। फिर भी वो बहुत शांत आवाज में आगे बोलता है, लेकिन अब मैं तभी फोन करूंगा जब UPSC क्लियर कर लूंगा। तब तक मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। बस जब मैं फोन करूं तब उठा लेना। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद शंकर UPSC की तैयारी करने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले वो अपने पिता के पास जाता है और बताता है कि मैं सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी करूंगा और पास भी होऊंगा। पिता मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि चलो बताओ UPSC का फुल फॉर्म क्या होता है। शंकर बड़े कॉन्फिडेंस से कह देता है उत्तर प्रदेश सेकेंडरी कॉलेज। पिता हैरान रह जाते हैं और धीरे से कहते हैं रहने दे, यह मत कर। लेकिन शंकर अपने फैसले पर अड़ा रहता है। वो पहला अटेम्प्ट देता है और बहुत बुरी तरह फेल हो जाता है। दूसरे प्रयास में वह खूब मेहनत करता है, फिर भी रिजल्ट वही, फेल। लेकिन तीसरी बार वह मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करता है और आखिरकार प्रीलिम्स पास कर लेता है। पास होते ही वह खुशी से झूम उठता है, सीधे अपने पिता के पास चला जाता है और उनके सामने नाचने लगता है। अब उसे बस एक ही चीज चाहिए, मुक्ति। उसे लगता है कि उसे अपनी मंजिल पा ली है और अब वो सीधा मुक्ति
के घर शादी की बात करने पहुंच जाता है, लेकिन जो उसने सोचा था हकीकत उससे बिल्कुल अलग निकली। शंकर जब मुक्ति के घर पहुंचता है तो वहाँ का माहौल कुछ अलग होता है। घर में सजावट, रोशनी, मेहमान दिखाई देते हैं। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। मंच के सामने मुक्ति खड़ी होती है और सबके सामने ऐलान करती है कि उसने जसमीत नाम के लड़के को पसंद कर लिया है। वह अमेरिका गई थी और वहीं उस लड़के से मिली थी। शंकर वहीं खड़ा सब देखता रहता है, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसने उसी वक्त मुक्ति को फोन भी लगाया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। गुस्से, दर्द और टूटे एहसास में शंकर पूरी तरह आपा खो बैठता है। वह शादी के अनाउंसमेंट में हंगामा कर देता है। हालत ऐसी हो जाती है कि पूरा फंक्शन अराजकता में बदल जाता है। मुक्ति डर जाती है और उससे ऊपर छत पर ले जाती है। वहाँ शंकर उससे पूछता है, मैंने तेरे प्यार के लिए सब कुछ किया, यूपीएससी का प्रीलिम्स तक पास किया और तूने यही किया मेरे साथ। मुक्ति धीरे से कहती है, तूने सिर्फ प्री पास किया है, अभी मेंस और इंटरव्यू बाकी है। थोड़ी और मेहनत करेगा तो कुछ बन जाएगा, लेकिन अगर तेरे खिलाफ पुलिस केस हो गया तो तू पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन शंकर की बात तो अलग थी। वह कहता है, मुझे किसी चीज से कोई भी मतलब नहीं, मुझे यूपीएससी से भी मतलब नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। मुक्ति चुप खड़ी रहती है और फिर धीरे से कह देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। यह सुनकर शंकर अंदर से टूट जाता है। वह कुछ नहीं बोलता, बस सीढ़ियां उतरकर शांत कदमों से बाहर चला जाता है। बाहर पहले से ही पुलिस खड़ी होती है और जैसे ही शंकर बाहर आता है उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह पीटा जाता है। उसे उठाकर सीधे थाने ले जाया जाता है। मुक्ति यह सब देखकर गहरे अपराध बोध में चली जाती है। वह जसमीत से कहती है, यह लड़का मुझे पागल कर देगा, हमें जल्द से जल्द शादी करनी पड़ेगी वरना ये सब कुछ बिगाड़ कर रख देगा। उसे पता था शंकर जैसा इंसान अगर अपनी मोहब्बत को शादी के जोड़े में देख ले तो वो कुछ भी कर बैठता है। दूसरी तरफ शंकर के पिता भारी दिल लेकर मुक्ति के पिता के ऑफिस पहुंचते हैं। वह उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उससे गलती हो गई। लेकिन मुक्ति के पिता बिना भाव बदले जवाब देते हैं, यह लड़का कभी नहीं सुधरेगा, इस जैसे लोगों को सबक सिखाना पड़ता है। फिर भी शंकर के पिता हार नहीं मानते। वह उनके पैरों पर गिर जाते हैं, आंसू बहाते हुए कहते हैं, मैं सबके सामने माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे बेटे को जेल से निकलवा दीजिए। आखिरकार उनकी यह बात मान ली जाती है। शंकर को छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब वह बाहर आता है उसकी हालत बहुत बुरी होती है। पुलिस ने उसे बुरी तरह पीटा था। पिता उसे सहारा देते हुए अपने साथ घर की ओर ले जाते हैं। रास्ते में पिता धीरे से कहते हैं, जब तू छोटा था तुझे हवाई जहाज का बड़ा शौक था, मुझे लगा था कभी न कभी मैं तुझे जहाज में बिठाऊंगा। शंकर चुप रहता है, बस आसमान की तरफ देखता रहता है। तभी अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शंकर के पिता गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और वहीं उनकी जान चली जाती है। शंकर वहीं सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थी और वह पूरी तरह अंदर से टूट गया था। कुछ समय बाद वह अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। वही घाट पर एक बूढ़े पंडित आते हैं जो उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, ये सारे टूटे हुए आशिक एक जैसे क्यों दिखते हैं, तू भी बिल्कुल कुंदन जैसा लगता है। फिर वह शंकर की आंखों में देखते हुए बोलते हैं, तेरी मुक्ति तुझे कभी नहीं मिलेगी, न मरकर चैन मिलेगा न जिंदा रहकर। शंकर भारी आवाज में कहता है, मुझे इस दर्द से बाहर निकाल दो। जब पंडित कहते हैं, जो आजादी तू ढूंढ रहा है वो मरकर नहीं जल कर मिलेगी। अपने अंदर के इंसान को मत मरने दे, अपने अंदर ऐसा तूफान ला कि मुक्ति खुद तेरे पास आ जाए, और अगर तू मर भी गया तो बनारस है ना, तेरा अंतिम संस्कार यहीं हो जाएगा। उनकी बात शंकर के दिल पर सीधे असर करती है। अगले ही दिन शंकर सीधे मुक्ति के घर पहुंच जाता है, जहां उसकी हल्दी की रस्म चल रही होती है। सब लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं। उसके हाथों में एक छोटी सी कैन होती है। सबको लगता है कि उसमें एसिड होगा। मुक्ति डर के मारे एक ही जगह पर ठिठक जाती है, लेकिन शंकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वह कैन उसके ऊपर उड़ेल देता है। सब चिल्लाने लगते हैं, पर कुछ सेकंड बाद पता चलता है कि वह एसिड नहीं पानी था। शंकर शांत आवाज में कहता है, तू एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, अपने पुराने पाप तो धोती जा। वह बताता है कि वह अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद गंगा जल लेके आया है और वह उसी से मुक्ति का पाप धोना
चाहता है। इसके बाद वह उसे एक कड़वा वार करता है, ईश्वर करे तेरा बेटा हो ताकि तुझे समझ आए जो प्यार में मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे ही होते हैं। यह कहकर शंकर वहाँ से चला जाता है और फिर काफी वक्त तक किसी को भी दिखाई नहीं देता। कुछ समय बाद एक रात शंकर नदी के किनारे बैठा होता है। दर्द, गुस्सा और अकेलापन उस पर हावी हो चुका था। एक पल के लिए वह खुद को गोली मारने का फैसला कर लेता है, लेकिन तभी आसमान में उड़ता हुआ एक एयरक्राफ्ट नजर आता है। वही पल उसके जीवन की दिशा बदल देता है। शंकर समझ जाता है अगर अंदर जली हुई आग किसी काम आ सकती है तो वह है देश की रक्षा। यहीं से वह एयर ज्वाइन करने की तैयारी शुरू कर देता है। एकेडमी में जी जान लगाकर ट्रेनिंग करता है। धीरे धीरे उसका गुस्सा और ऊर्जा सही दिशा में ढलने लगती है। कहानी अब फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां मुक्ति शंकर से मिलती है। उसे साइन चाहिए क्योंकि वही काउंसलिंग कमेटी की हेड होती है, लेकिन मुक्ति के हाथ रुक जाते हैं। उसे पता था अगर उसने साइन कर दिया तो शंकर सीधे मौत के मुंह में जाएगा। उसी समय एक जोरदार ब्लास्ट होता है, लेकिन मुक्ति को ढाल बनकर बचा लेता है। इसके बाद कहानी एक और फ्लैशबैक दिखाई जाती है। जिस दिन मुक्ति की शादी होने वाली होती है वह 7 फेरों के समय अचानक रुक जाती है। उसे हर जगह बस शंकर ही दिखाई देता है। वह शादी छोड़ देती है और महीने तक शंकर को ढूंढती रहती है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी से उतर जाती है। वह शराब पीने लगती है, सिगरेट की आदी हो जाती है, एकदम बिखर चुकी लड़की बन जाती है। फिर भी शंकर उसे कहीं नहीं मिलता। अब कहानी वापस आज के समय में आती है। हालात बहुत गंभीर थे। देश को बचाने के लिए शंकर का उड़ना जरूरी हो चुका था, लेकिन वह तभी उड़ सकता था जब मुक्ति उसके फॉर्म पर अपने साइन कर देती। सीनियर ऑफिसर्स को भी ये समझ आ चुका था कि शंकर और मुक्ति के बीच कोई पुराना रिश्ता है। उनमें से एक ऑफिसर सीधे शंकर से कहता है, मुझे तुम्हारी कहानी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा सबसे बेहतरीन पायलट चाहिए, उससे साइन लेकर आओ। शंकर एक बार फिर मुक्ति के सामने बैठता है। इस बार मुक्ति टूटकर सब बता देती है, कैसे उसकी शादी टूटी, कैसे वह जसमीत से शादी के लिए मजबूर हुई, कैसे उसके पिता उस पर दबाव डालते रहे। वह बताती है, तेरे चले जाने के बाद मैं बिखर गई, मैंने खुद को पूरी तरह खत्म कर लिया, मेरे लिवर में सिरोसिस हो गया है और मेरे बचने का कोई चांस नहीं है। फिर वह रोते हुए कहती है, मेरे पेट में जो बचा है उसका ख्याल रखना। शंकर पूछता है, उसका बाप कहाँ है? मुक्ति धीमे स्वर में बताती है कि वह INS विक्रांत पर है और शायद वह जिंदा वापस नहीं आएगा। फिर वह कबूल करती है, शायद तुझे यकीन न हो लेकिन तुझसे अब भी प्यार करती हूँ और बहुत समय से करती आ रही हूँ और यह खत्म नहीं हो पा रहा। शंकर कहता है, अब मुझे प्यार पर यकीन नहीं रहा, मुझे बस जंग लड़नी है। मुक्ति आखिरी कोशिश करती है, अगर तू उड़ा तो शायद लौटकर ना आए, फिर इस बच्चे का क्या होगा? शंकर गंभीर होकर कहता है, महादेव की कसम, तेरा बच्चा कभी अकेला नहीं रहेगा, बस साइन करा दे, सब सही कर दूंगा। आखिरकार मुक्ति सहम जाती है और साइन कर देती है। शंकर तेजस लेकर आसमान में उड़ जाता है। दुश्मनों के जहाज एक एक करके गिराने लगता है। मिशन बहुत खतरनाक था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। जाते जाते वह मुक्ति से वादा करता है, अगर मैं न लौटा तो उसका बाप लौटेगा और मैं जरूर वापस आऊंगा। लड़का बड़ा होगा तो शायद चेहरा मेरा न हो, लेकिन हस्ती, हिम्मत और खून मेरे जैसे होंगे। आखिर में एक दुश्मन सी बचती है। उसे उड़ाने के लिए शंकर को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। वह जसमीत की जान बचा लेता है, लेकिन खुद शहीद हो जाता है। कहानी के अंत में मुक्ति भी कुछ समय बाद मर जाती है। उन दोनों का प्यार फिर भी अधूरा रह जाता है। फिर बनारस में वही पंडित उनका अंतिम संस्कार कर देता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।